2023 में 14 लाख नौकरियां कम हुई। पीएम मोदी का वह वादा भी झूठा निकला जिसमें वह बोले थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। बंगाल में मात्र 10 परिवारों को ही मनरेगा के तहत रोजगार मिल पाया। मैं तो बस नफरत को हराने के लिए निकला। कंपनियों ने बताया है कि मंदी और घाटे की वजह से नौकरियां घटा दी गई। जो कर्मचारी कंपनियों, बिजनेस और उद्योग से बाहर हो रहे हैं वह भी मनरेगा में काम की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। चलिए इस बेरोजगारी के दौर में थोड़ा नौकरियों का हाल जान लेते हैं। सरकारी नौकरियों का नहीं, प्राइवेट नौकरियों का। सरकारी नौकरियों का हाल आप लोग देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से राजनीतिकरण हो गया है। थोड़ा प्राइवेट सेक्टर में भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से नौकरियों में गिरावट आई है। फ्रंटलाइन कार्यबल प्रबंधन मंच बेटर प्लेस के रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 14 लाख नौकरियां कम हुई है, जो पिछले साल की तुलना में 17.5% की गिरावट दर्शाती है। फ्रंटलाइन के अंतर्गत आने वाली नौकरियों के विषय में हम आपको जानकारी दे दें। फ्रंटलाइन के नौकरियों में कॉल सेंटर कर्मचारी, डिलीवरी कर्मचारी, गृह एवं व्यवसाय विकास अधिकारी और हाउस कीपिंग जैसी नौकरियां शामिल होती। MSN ने इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि कर्मचारियों के मासिक वेतन में भी 4.5% का गिरावट दर्ज किया गया है। कंपनियों ने बताया है कि मंदी और घाटे की वजह से नौकरियां घटा दी गई है। अब सवाल यह है कि जब इस बेरोजगारी के दौर में देश की कंपनियां नौकरियां और वेतन दोनों घटा रही हैं तथा उद्योग और बिजनेस दोनों घाटे में जा रहे हैं, इसी बेरोजगारी के कारण मनरेगा में रोजगार की मांग बढ़ी है, जिसके तहत पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 25.8% का उछाल देखा गया है। आपको बता दें, मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वर्ष में 100 दिन अकुशल श्रमिक श्रम के रोजगार की गारंटी दिया जाता है। अकुशल शारीरिक श्रम का मतलब होता है कि जिसको किसी भी प्रकार का तकनीकी और व्यावसायिक ज्ञान ना हो और वह केवल शारीरिक श्रम ही कर सकता हो। लेकिन मनरेगा में 25.8% की मांग बढ़ी है। इसका मतलब जो कर्मचारी कंपनियों, बिजनेस और उद्योग से बाहर हो रहे हैं वह भी मनरेगा में काम की मांग कर रहे हैं। इस तरह से देखें तो पीएम मोदी का वह वादा भी झूठा निकला जिसमें वह बोले थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं और हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से चलेंगे। यहां तो ऐसी नौबत आ गई कि हवाई जहाज वाले भी हवाई चप्पल पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं और हवाई चप्पल वालों का भी जीना दुश्वार हो गया है, क्योंकि मनरेगा के बजट में भी कटौती कर दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि मोदी सरकार ने मनरेगा के तहत बंगाल में फंड जारी करना ही बंद कर दिया है, जिससे 2023 में बंगाल में मात्र 10 परिवारों को ही मनरेगा के तहत रोजगार मिल पाया है। कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन की बात करें तो राहुल गांधी गठबंधन पर प्रत्येक मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए कुछ कमेटियां गठित कर दी हैं और राहुल का मानना है कि जो कमेटी फैसला लेगी उसी के तहत गठबंधन काम करेगी। ना तो मैं किसी कमेटी का हिस्सा हूं और ना ही प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूं। मैं तो बस नफरत को हराने के लिए निकला हूं। साथ ही पब्लिक के बीच में जाकर उनका दुख दर्द जानने का प्रयास करूंगा और उन्होंने अपना काम शुरू भी कर दिया है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर किस प्रकार कुलियों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया। उसके बाद बिलासपुर से रायपुर तक इंटरसिटी एक्सप्रेस में सफर करते हुए यात्रियों से ट्रेन की सुविधाओं और असुविधाओं के विषय में बात की। राहुल गांधी कभी किसानों के साथ धान लगाते भी दिख जाते हैं तो कभी ट्रक ड्राइवर के माली हालत जानने के लिए रात भर ट्रक में सवारी भी करते हैं। तो सवाल यह बनता है कि क्या राहुल गांधी जमीनी स्तर पर मजदूर, किसानों और निम्न वर्गों से सीधे जुड़कर प्रधानमंत्री मोदी को शिकस्त देना चाहते हैं और पीएम मोदी के द्वारा किए गए झूठे राजनीतिक वादों को देश के सामने लाना चाहते हैं? जैसे मध्य प्रदेश के चुनावी भाषण में मोदी जी ने कहा कि मोदी जो गारंटी देता है उसे पूरा होने की भी पूरी गारंटी देता है। अगर पीएम मोदी के वादों की बात करें तो कई ट्वीट सामने निकल कर आते हैं। आबिद हुसैन ने तो अपने ट्वीट में मोदी के झूठे वादों का एक लंबी लिस्ट लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से क्या क्या झूठ बोले। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहला झूठ यह बोला कि 100 दिन में काला धन वापस आ जाएगा।
दूसरा झूठ, नोटबंदी से काला धन समाप्त हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब नोटबंदी हुई तो लगभग सारे नोट रिजर्व बैंक के यहाँ चले गए और रिजर्व बैंक ने कहा कि जितना नोट हमने छापे थे वो लगभग हमारे यहाँ आ गए। मतलब यह भी दावा झूठा निकला। तीसरा झूठ उन्होंने बोला कि 15 लाख रुपए भारत के प्रत्येक नागरिक के खाते में डाले जाएंगे। इसी लालच में भारत के सभी लोगों ने, जिसका अकाउंट नहीं था, वह भी जनधन खाता खुलवाकर आज तक इंतजार कर रहा है। चौथे झूठ की बात करें तो उन्होंने बोला था कि पेट्रोल डीजल 35 रुपया प्रति लीटर हो जाएगा। पांचवा झूठ, पीएम मोदी ने बोला था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो रुपया डॉलर से मजबूत होगा। छठवां, 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे। सातवां, इन्होंने लिखा है कि 2022 तक प्रत्येक लोगों को एक घर मिल जाएगा। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि पीएम मोदी ने वादा किया था कि 2022 तक गंगा का निर्मलीकरण हो जाएगा और देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। इसके बाद इन्होंने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का झूठा सपना दिखाया। उसके बाद पीएम मोदी ने एक और झूठ बोला था कि 2022 तक किसानों की आय दुगना हो जाएगा, गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा और हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को दिया जाएगा। अब आप रोजगार की हालत देख ही रहे हैं। अभी हम उसके विषय में चर्चा किए हैं कि सरकारी नौकरियों का तो राजनीतिकरण कर दिया गया। वो जब भी वैकेंसी भर्ती आएगी तो इलेक्शन के दौरान ही आएगी और प्राइवेट नौकरियों का भी हालत खस्ता हो गया है। इतना झूठे वादे करने के बाद भी आज तक इनका झूठ बोलना जारी है। पता नहीं इनके अंदर इतनी साहस आती कहां से है कि एक के बाद एक झूठ बोलते जाओ और जनता को गुमराह करते जाओ। उधर कांग्रेस ने एक ट्वीट में बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव हारने को लेकर कांग्रेस से इतना घबरा गए हैं कि वह 55 मिनट के चुनावी भाषण में 44 बार केवल कांग्रेस का नाम लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। कांग्रेस के जमाने की कैसे कांग्रेस जहां कांग्रेस गई है कि कैसे कांग्रेस एक बार फिर कांग्रेस नेता की कांग्रेस ने लेकिन कांग्रेस जिम्मेदार है। लेकिन कांग्रेस भारत में कांग्रेस की राजनीति कांग्रेस को इसलिए कांग्रेस ने वादा पूरा किया। कांग्रेस के लिए कांग्रेस के पास भी था, लेकिन कांग्रेस की सरकार कांग्रेस नेताओं के लिए और कांग्रेस जमीन पर भी एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस उधर दक्षिण भारत में अगर हम बीजेपी की बात करें तो दक्षिण भारत में बीजेपी को एक तगड़ा झटका लगा है, जिसके तहत 2024 के चुनाव से ठीक पहले दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण पार्टी AIADMK ने भाजपा से अपना गठबंधन तोड़ लिया है और कहा है कि बीजेपी में ना तो हमारे सदस्यों का मान सम्मान होता है और ना ही उनकी बात सुनी जाती है। इसलिए सर्वसम्मति से भाजपा से गठबंधन तोड़ने का डिसीजन लिया गया। अब सवाल यह उठता है कि एक तरफ जहां महागठबंधन और राहुल गांधी सीधे आम जनता के बीच में जाकर उनसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी डिजिटल माध्यम और गोदी मीडिया के माध्यम से देश की जनता को लुभाने का कोशिश कर रहे हैं। तथा बीजेपी के अंदर भी धीरे धीरे अन्य गठबंधन पार्टियों से बगावत शुरू हो गई है। तो क्या इन 4 महत्वपूर्ण राज्यों का चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी जीत पाएगी? अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।